हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा पर। तो यहाँ हम आपको चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड प्रशिक्षु के लिए शांति शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं। यहाँ पर आपका ये अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, इनका फर्स्ट वीडियो है। आप लोग इसको देखें और समझें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भाई बहन पहले से हैं वो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये नोट्स पहुंचना चाहिए। ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और करते हैं आज अध्ययन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 1 है उसको पहले कवर करते हैं। शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। उत्तर इसका हो गया, शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। आगे देखिए, क्वेश्चन है शांति शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है शांति शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है। इसका मूल्य उद्देश्य है लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने की बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, यानी व्यक्ति को अच्छा बनाना। आगे देखिए, प्रश्न है शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर आप लोग नोट करें, समुदाय में रहने की आवश्यकता हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। इसीलिए दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीने का कौशल विकसित करना शांति के मूल्य में निहित है। तो आप लोग यहाँ से इसका आंसर नोट करें। और आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका है, इसमें दिया है शांति कौशल से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है कि शांति के जो कौशल हैं उनसे क्या अभिप्राय है। तो शांति कौशल से अभिप्राय है विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित करना जिससे वह प्रभावी शांति निर्माता बन सके। मतलब वह ऐसा बन जाए कि शांति को, हर किसी को शांति प्रदान करे, शांति का निर्माता बन जाए। तो आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? तो आपको बताना है उत्तरदायित्व किसे कहते हैं। यहाँ पर आपका जो उत्तर है, काम का बीड़ा उठाने और उसे ठीक ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से में दायित्व का निर्वहन करने को तैयार रहना उत्तरदायित्व कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने को दिया जाए और वह उस काम को ठीक तरीके से पूरा करता है, ठीक समय पर पूरा करता है, तो ये उत्तरदायित्व कहलाता है। तो आपको यहाँ से उत्तर नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो आपको बताना है ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है। तो यहाँ पर नोट करें, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है तथा इसमें मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। जी हाँ, ये आप नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है, आइंजेन के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो आइंजेन जो है उनके अनुसार व्यक्तित्व क्या है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से नोट करें, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देश करता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, व्यक्तित्व के निर्धार तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है निराधार तत्व क्या है। व्यक्तित्व का जिसमें आधार ना हो, जो निराधार है, वो तत्व क्या है। तो यहाँ पर
व्यक्तित्व के निराधारक तत्व में आपको नंबर 1 पे आ जाएगा जैविक कारक और नंबर 2 पे आ जाएगा वातावरणीय कारक। प्रमुख तत्व हैं, ये 2 कारक प्रमुख हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है वातावरण कितने प्रकार का होता है। वातावरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। जी हाँ, ये वातावरण आपके 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है जो फर्स्ट वाला आपका है आंतरिक वातावरण, उसका पूछा गया है कि कौन कौन से तत्व इसमें सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है आंतरिक वातावरण में के तत्व हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 हो गया भौतिक, नंबर 2 हो गया सामाजिक और नंबर 3 हो गया आर्थिक और नंबर 4 हो गया सांस्कृतिक। ये वातावरण के 4 तत्व हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है जनसंचार माध्यम क्या है। तो आपको बताना है कि जिस चीज़ के द्वारा जनसंचार होता है वो क्या क्या माध्यम है, किसके द्वारा होता है। तो आपका यहाँ हो गया रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताइए। तो आपको सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताना है। यहाँ पर आपका जो है प्रश्न सामाजिक अंतःक्रिया के आधार बताइए। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार निम्नवत हैं। नंबर 1 हो गया सहयोग और नंबर 2 हो गया प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और व्यवस्था तथा आत्मीयकरण प्रमुख हैं। ये उद्देश्य प्रमुख हैं। आगे देखिए, प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं। तो एक बालक का जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्माण किया जाता है, उसके निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर में नोट करिए। प्रेम, सहयोग, करुणा, मैत्री, सहगुणता आदि के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये सारे जो गुण हैं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हैं। तो आप लोग इनको नोट करें और याद करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है रचनात्मक सोच क्या है। जी हाँ, रचनात्मक सोच क्या है। रचनात्मक सोच सकारात्मक विचार एवं क्रियाकलाप को जन्म देती है। जी हाँ, इसका उत्तर नोट करें आप। आगे देखिए, प्रश्न है आपका प्रभावी संप्रेरणा क्या है। तो आपको बताना है प्रभावी संप्रेरणा क्या है। इसका उत्तर आप नोट करें। आपसी व्यवहार व्यवस्था एवं अच्छा रखने में प्रभावी संप्रेरणा अर्थात आना बात को अच्छे प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर संबंध स्वस्थ एवं विकास की ओर बढ़ाता है। तो आप लोग इसका उत्तर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न है समस्या समाधान करना क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है समस्या समाधान करना क्या है। उत्तर नोट करें। समस्या समाधान करने की कुशलता जीवन को खुशहाल एवं स्वस्थ बनाती है। तो जीवन को जीने के लिए हर समस्या का समाधान करना आना चाहिए। आगे देखिए, एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होते हैं। तो आपको बताना है यहाँ एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होते हैं। तो इसका उत्तर नोट करें। एक आदर्श शिक्षक की तुलना माली से की जाती है। किससे की जाती है? माली से। क्यों की जाती है माली से? आप लोग यहाँ पर नोट करें। जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कार के बीज बोता है
जो बच्चों में ज्ञान और अच्छे संस्कार के बीज बोता है, मातृत्व और करुणा से सींचता है और अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। इसीलिए एक आदर्श शिक्षक के ये गुण होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, शांति के लिए शिक्षा का मूल्य लक्ष्य क्या है? तो शांति के लिए शिक्षा का मूल्य लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मूल्य लक्ष्य है, उत्तर नोट करें, व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। जी हाँ, व्यक्तित्व निर्माण और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, शांति पर बल क्यों दिया जाता है? तो उत्तर नोट करिए, शांति पर बल दूसरों के साथ सोचने विचारने, साझा करने, ख्याल रखने, एक दूसरे का सहयोग करने हेतु दिया जाता है। इसीलिए शांति पर बल दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से इसका उत्तर नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, हिंसा क्या है? जी हाँ, पूछा गया है हिंसा क्या है? तो जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है, जिस कार्यों से दूसरों का नुकसान होता है, दूसरे लोग परेशान होते हैं, तो वही हिंसा कहलाती है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर हिंसा को पूछा गया है, हिंसा के कितने रूप हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है हिंसा के कितने रूप हैं। जी हाँ, तो इसका उत्तर आप यहाँ से नोट करें। मारपीट, जान से मारना, ये हो गया, मारपीट करना हो गया, और किसी को मानसिक दुख देना, ये भी हिंसा का रूप है, और क्रोध करना हिंसा के रूप हैं। ये सभी किसके रूप हैं? हिंसा के। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, हिंसा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार हैं? तो हिंसा के प्रति महात्मा गांधी ने क्या कहा है, इसको आपको बताना है। उत्तर नोट करें। किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भावना रखना हिंसा है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, हिंसा के कितने प्रकार हैं? तो आपको यहाँ बताना है कि हिंसा के कितने प्रकार हैं। उत्तर यहाँ से नोट करें। हिंसा के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 हो गया मौखिक हिंसा, नंबर 2 हो गया मनोवैज्ञानिक हिंसा, और नंबर 3 हो गया शारीरिक हिंसा, और नंबर 4 हो गया ढांचागत हिंसा, और नंबर 5 हो गया लोकप्रिय संस्कृति में और अश्लीलता। ये हिंसा के प्रकार हैं। आगे देखिए, प्रश्न है, संवेदना का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर संवेदना का आशय बताना है। संवेदना का क्या आशय है? उत्तर नोट करिए। बेहतर जिंदगी और श्रेष्ठ समाज व परिवार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है संवेदना। जी हाँ, यदि मनुष्य के जीवन में संवेदना है तो मनुष्य अपना जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकता है। संवेदना यानी दूसरों की वेदना को दुख महसूस कर पाना, इसको संवेदना कहते हैं। जो दूसरों की परेशानी को महसूस कर लेता है उसे ही संवेदना कहते हैं। इसका आशय ये हुआ। आगे देखिए, प्रश्न है, मीडिया के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर मीडिया के प्रकार पूछे गए हैं। मीडिया के कितने प्रकार हैं? नंबर 1 हो गया लोक संचार माध्यम, नंबर 2 हो गया जनसंचार माध्यम, और नंबर 3 हो गया मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया। ये भी मीडिया का आशय है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? जी हाँ, आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो ये आप सबको पता ही होगा, नहीं तो आप लोग उत्तर नोट करें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर
1859 को काठियावाड़ में हुआ था। तो आप सब यहाँ से नोट करें। आगे देखिए, गांधी जी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, प्रश्न आपका है गांधी दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग इसका उत्तर नोट करें। गांधी दर्शन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका हो गया तत्वमीमांसा, नंबर 2 हो गया नीति मीमांसा और नंबर 3 हो गया समान दर्शन में बांटा गया है। ये आपके दर्शन में बांटा गया है, आप इसको नोट करें, उत्तर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? इसका अर्थ बताइए। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। गांधी जी के अनुसार सत्य का आग्रह, वह सत्य शक्ति है, किंतु चूंकि सत्य आत्मा है इसीलिए वह आत्मशक्ति है। जी हाँ, ये शक्ति का सत्याग्रह का अर्थ है। आगे देखिए, अहिंसा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर अहिंसा दुर्लभों का नहीं, वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ है अत्याचारी के समक्ष आत्ममरण करना नहीं, बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है। ये अहिंसा का अर्थ है। आगे देखिए, प्रश्न है राष्ट्र के अनुसार दर्शन क्या है? यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्र के अनुसार दर्शन क्या है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पल है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक पल है। जी हाँ, शिक्षा कैसा है? क्रियात्मक पल है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? आपको बताना है गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है उसको लिखें। बच्चों के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास ही शिक्षा है। चतुर्मुखी विकास का मतलब होता है चारों तरफ का विकास। आगे देखिए, प्रश्न आपका है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए? तो शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए, आप इसको नोट करें। आगे देखिए, उत्तर आपका है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जी हाँ, मातृभाषा होना चाहिए। आगे आपका प्रश्न है, नोट करें इसे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए बच्चों को जीविका उपार्जन के योग्य बनाना, चरित्र निर्माण तथा शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना। आगे देखिए, प्रश्न है गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी हो? आगे देखिए, उत्तर है इसका शिक्षण विधि पुस्तकीय न होकर क्राफ्ट केंद्रित होना चाहिए। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न आपका है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपको यहाँ बताना है स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। उत्तर नोट करें। कोलकाता शहर में वर्ष 1863 में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, आपका प्रश्न है विवेकानंद जी ने शिक्षा का अर्थ क्या समझाया? जी हाँ, इसका उत्तर आप लोग नोट करें। शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास है। यहाँ वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्त संभावनाओं की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। आप लोग इस प्रश्न को नोट करें। आगे देखिए,
प्रश्न आपका है विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद जी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य पूछे गए हैं। आपको बताना है, उत्तर नोट करें। मनुष्य का विकास, आंतरिक पूर्णता, समाज सेवा की धारणा, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना एवं बंधुत्व का विकास, ये सब विवेकानंद जी द्वारा शिक्षा के उद्देश्य हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया था। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष कब घोषित किया गया था। वर्ष 1968 को, जी हाँ, वर्ष 1968 को। आगे देखिए, प्रश्न आपका है तनाव कितने प्रकार का होता है। तनाव कितने प्रकार का होता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर है, उत्तर नोट करें। तनाव 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हो गया सकारात्मक एवं नंबर 2 हो गया नकारात्मक प्रकार का। तो यहाँ पर तनाव 2 प्रकार का होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर इसका नोट करें। तनाव की स्थिति में हृदय गति, रक्तचाप, पाचन शक्ति प्रभावित होते हैं तथा मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। तो ये तनाव से जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं वह सब हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। हृदय की गति, रक्तचाप, पाचन शक्ति और प्रभावित होती है, ये सब तनाव से असर पड़ते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है जीवन मूल्य संकट के कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपका उत्तर नोट करें। वर्तमान जीवन मूल्य संकट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इसमें आपका नंबर 1 हो गया भौतिक सुख सुविधा की अतिशय इच्छा, और नंबर 2 आपका हो गया बिना योग्यता एवं परिश्रम के अधिकतम प्राप्ति की इच्छा, और नंबर 3 हो गया मूल्य की दृष्टि से परिवार, समाज व शिक्षण संस्थाओं का प्रतिकूल वातावरण, और नंबर 4 आपका हो गया समाज के उच्च पदस्थ लोगों का आचरण, और नंबर 5 आपका हो गया मूल्य का ज्ञान होना किंतु भावना से असंबद्ध रहना, और नंबर 6 आपका हो गया पाश्चात्य संस्कृत का प्रभाव। आगे देखिए, प्रश्न आपका है शांति कौशल क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है शांति कौशल क्या हो सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर नोट करना है। शांति कौशलों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो गया शांति स्थापित करने में समुदाय के शिक्षकों की भूमिका, और नंबर 2 आपका हो गया शांति शिक्षा हेतु विद्यालय प्रणाली, और नंबर 3 आपका हो गया शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय बताए। तो आपको बताना है शांति स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या उपाय बताए हैं। आप इसका उत्तर नोट करें। इसका उत्तर है गांधी जी ने कहा है प्रेम के कानून के बिना संसार में सच्ची शांति कभी संभव नहीं। शास्त्रों के बल पर लोगों को चुप रखा जा सकता है जब तक सभी के आगे इसका क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर यहाँ से देखें। नेक्स्ट पार्ट में मन में अहिंसा के भाव ना हो तो शांति को पूरा भय जंगल के अनर्गल पुकार होने जैसा सिद्ध होता है। यानी
गांधी जी ने कहा है कि प्रेम के द्वारा शांति रखी जा सकती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, सर्वोदय कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदय कार्यक्रम पर टिप्पणी आपको लिखना है। यहाँ पर उत्तर नोट करें। सर्वोदय समाज में सभी सुखी होते हैं। जी हाँ, सभी सुखी होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। जी हाँ, किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा शांति स्थापित हो सकती है। शांति रखने के लिए प्रेम आवश्यक होता है। प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताइए। तो आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं बतानी है। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 हो गया जन्म से पूर्व की अवस्था, नंबर 2 हो गया शैशवावस्था, नंबर 3 हो गया बाल्यावस्था, नंबर 4 हो गया किशोरावस्था। तो ये चारों अवस्थाएं व्यक्तित्व की समस्या विकास की अवस्थाएं हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, व्यक्तित्व क्या है? अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? तो आप लोग इसका उत्तर नोट करें। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थितियों में वह व्यक्ति क्या करेगा। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेह वस्तुओं का गतिशील संगठन है जो उनके अपूर्व व्यवहार और विचार का निर्धारण करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा आपको बताना है किसकी है। इसका उत्तर नोट करें आप। ये है युक्त परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलपोर्टल ने दी है। किसने दी है? आलपोर्टल ने दी है। तो आप इसको नोट करें, आलपोर्टल की है ये। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, व्यक्ति के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं। आपको बताना है व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं। नंबर 1 हो गया जैविक तथा दूसरा हो शारीरिक तथा निर्धारक, और नंबर 2 हो गया मनोवैज्ञानिक निर्धारक, और नंबर 3 हो गया वातावरणीय निर्धारक। ये व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, सहपाठी से आशय क्या है? तो आपको यहाँ बताना है कि सहपाठी से क्या आशय है। तो उत्तर नोट करिए। सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। जी हाँ, इकट्ठे होकर पढ़ते हैं छात्र या अध्ययन करते हैं, तो उसको सहपाठी कहते हैं। सह माने साथ में, पाठी मतलब पढ़ना। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, सहपाठी समूह की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर विशेषताएं बतानी है, सहपाठी समूह की क्या विशेषताएं होती हैं। आप लोग फर्स्ट वाला नोट करें, सभी सदस्य इकट्ठे रहते हैं। नंबर 2 हो गया सभी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नंबर 3 आपका हो गया सभी समान उम्र के होते हैं। और नंबर 4 आपका हो गया सभी की रुचियां समान होती हैं। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न आपका है, सहपाठी सब समूह के लाभ बताइए। अब यहाँ पर आपसे लाभ पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ लाभ बताना है, क्या लाभ होते हैं। आप इसको नोट करें। सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ, क्या होता है? नंबर 1 आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 2 ये आत्मनिर्भर होना सीखते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने आप पर निर्भर होना सीखते हैं। और नंबर 3 हो गया आपका सहयोग की भावना पनपती है। जी हाँ, सहयोग रहने की भावना पनपती है। और नंबर 4 हो गया इसमें हम की भावना पाई जाती है। और नंबर 5 आपका हो गया सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है
आगे देखिए, प्रश्न आपका है सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। तो आपको सामाजिक बोध की परिभाषा देना है। उत्तर यहाँ से नोट करें। बैरन एवं वायरन के शब्दों में आपको बताना है सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, संस्मरण तथा उपयोग करने से है। जी हाँ, प्रश्न आपका जो है उसको नोट करें। आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आपको आक्रामकता की एक परिभाषा लिखनी है। इसका उत्तर नोट करें। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जी हाँ, लाइक करें और शेयर करें। प्लस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट भी करें। और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में। थैंक यू।